नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मैं बताना चाहती हूँ, हम अपने कार्यक्रम को सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके बीच लेकर आते हैं 12 से 1। मैं हूँ डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिन लोगों से मिलवाने वाले हैं, बहुत ही धनी हैं अपने प्रतिभा के। और मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हम सबको मोटिवेट करते हैं। तो ज़रूर आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रश्न कीजिएगा जो संबंधित, हमारा जो आज विषय है चर्चा का, उससे संबंधित। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तिथि पे हमेशा नज़र डालते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079, चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया, तिथि नवमी, दिन गुरुवार, तारीख 16 मार्च 2023। दर्शकों, ये तो हमने नज़र डाली थी आज की तिथि पर, लेकिन जैसे कि हम हमेशा आपको इतिहास पे ज़रूर नज़र डलवाते हैं, क्योंकि पन्ने जब तक हम पलटेंगे नहीं तो हम नहीं जानते हैं कि क्या कुछ घटित हुआ था आज के दिन में। और वो जो घटनाएं होती हैं वो हमको मोटिवेट करती हैं और हमारे भविष्य का निर्माण भी करती हैं। तो आइए आज के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ था, नज़र डालते हैं इतिहास में। 1966 की अगर मैं बात करती हूँ तो अमेरिका ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 लॉन्च किया था। और इसी के साथ 1970 में नई अंग्रेजी बाइबल प्रकाशित की गई थी। इतिहास पे हमने नज़र डाला और इसी के साथ में हम जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की जो नीतियाँ होती हैं हमारे जीवन में बहुत काम की होती हैं। और जब भी हम उन नीतियों को फॉलो करते हैं तो रास्ते जो होते हैं आसान हो जाते हैं। जो उनके अनुभव होते हैं वो हमारे जीवन को ज़्यादा सफल बना देते हैं। तो जब भी हम विचार की बात करते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आचार्य चाणक्य की नीतियों को आपके सामने लेकर आ सकूं, क्योंकि हम फिर से एक बार रिवाइज़ कर पाते हैं उनकी नीतियों को और अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। और कहा भी जाता है जो हमारे विचार होते हैं, जैसा आज हम सोचते हैं वैसे ही हम भविष्य का निर्माण भी करते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं विचार पर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है। और इसी जो आज विचार को हमने लिया है, आज के जो हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान हैं, हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वो भी इस बात को पूरी तरीके से यहाँ पे सार्थक करते हुए नज़र आते हैं। कहा जाता है कि पुत्र जब एक ऐसा पुत्र होता है कि जो सारे बातों को मानता है और हमारे कुल का नाम रोशन करता है, तो इससे बड़ा गर्व की बात नहीं होती है। आपने सुना होगा कि जब बेटा बड़ा हो जाता है, पिता के जो उसकी चप्पल उसके पैरों में आ जाती हैं, तो उसके साथ में एक दोस्ताना व्यवहार करना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे ही पिता पुत्र की जोड़ी से मिलवाने वाली हूँ जो साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और इसके साथ में एक दोस्ताना व्यवहार रखते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधे पे खड़े रहते हैं। आइए मुलाकात कराते हैं। आज विशेषकर हमारे बीच में सतीश टेवरे जी हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, जिनको हम फ़ोटो पत्रकार के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। और इसी के साथ में पहल टेवरे हैं, जो उनके बेटे हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं। आज दोनों की यहाँ पे जो जोड़ी है बड़ी ख़ास सी लग रही है, क्योंकि पिता पुत्र जब साथ में नज़र आते हैं तो मुझे लगता है कि एक दूसरे का वो एक संबल होते हैं, कैसा सपोर्ट होते हैं कि पिता को पुत्र जैसा एक दोस्त मिल जाता है और एक बेटे को इतना अच्छा मेंटोर मिल जाता है, और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। और जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होता है, एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ना है। सर सतीश जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहती हूँ, हमने बहुत ज़्यादा पत्रकारिता के बारे में सुना है, हमने फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में सुना है, लेकिन आप फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप काम करते हैं। नमस्कार। मेरा जर्नी जो है फ़ोटोग्राफी की एज ए स्टिंगर नवभारत से हुआ था 1982 में। और उस समय मैं स्कूलिंग करता था, पढ़ता था, और मुझे शौक़ था फ़ोटोग्राफी करने का। तो एज ए नवभारत में जो है मैंने ट्राई किया, और मुझे जो वहाँ के वरिष्ठ लोग थे, विजय दत्त श्रीधर जो पद्मश्री जो हैं, उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। और उन्होंने जो फ़ोटोग्राफी जो थी उसको पत्रकारिता के रूप में कैसे आप शो कर सकते हैं, अखबार में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कई जानकारियाँ मेरे को बताई, छोटी छोटी बात।
जैसे मैंने जो भोपाल में 83 में जो गैस कांड हुआ था, उस समय हमने फ़ोटो शूट किए थे। और वो फ़ोटो कहते हैं ना कि 1000 शब्द जो है एक फ़ोटो अपनी कहानी पूरी कह देता है। तो गैस कांड के समय जो है मेरे पब्लिश जो किए गए फ़ोटोग्राफ जो है वो काफ़ी लोगों ने सहारा, और उसको जो पसंद किया उन्होंने, और धीरे धीरे मेरी जो जर्नी जो है आगे बढ़ती चली गई। जो नया मुझे 35 इयर्स हो गए हैं आज मुझे काम करते हुए, और बड़ा अच्छा लगता है। और इस काम करने हुए लोगों को इसके बारे में, फ़ोटोग्राफी के बारे में बताते हैं, लोगों को पसंद आते हैं जी। बिल्कुल, जैसे कि अवार्ड्स के बारे में भी आपने बताया कि गैस ट्रेजेडी के टाइम पे आपने काम किया, जिससे कई सारे अवार्ड भी आपको मिले, लोगों ने पसंद किया। तो ऐसे और कौन से खास अवार्ड हैं जो आपको लगता है कि बहुत, हर अवार्ड खास होता है, लेकिन जो आपको लगता है कि ये बहुत मेरे दिल के करीब है, या कुछ वाक़या उससे जुड़ा होता है? ये सबसे पहले तो मुझे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है फ़ोटो जर्नलिज्म का पहला अवार्ड जो है मयंक चौधरी, स्वर्गीय मयंक चौधरी स्मृति पुरस्कार जो दिया गया था वो 2007 में। तो वो मेरे लिए बहुत ही अचीवमेंट था, वो सबसे बड़ा। और असल में क्या है कि मैं कई बार सोचता था, जब मंच पे मैं किसी को अवार्ड लेते हुए देखता था तो मेरी इच्छा होती थी क्या इस तरह के अवार्ड मेरे को क्यों नहीं मिलते। और मेरी जो प्रतिभा को लोगों ने सहारा और पसंद किया, जिसका परिणाम है कि मुझे जो पहला अवार्ड जो आज यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी जो है मेरा नाम जो आता है इस अवार्ड को लेकर, तो वो पसंद करते हैं लोग। और अच्छा लगा मेरे को उसको देखते हुए। और ऐसे मेरे पास जो है लगभग 40 से अधिक अवार्ड मुझे प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में मुझे जो है विचित्र कुमार सिन्हा अवार्ड से सम्मानित किया गया जी मेरी जर्नी को देखते हुए। जी, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। पहल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अधिकतर ऐसा होता है कि पिता जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए। आपका कुछ अलग ही पैशन है, जैसे कि जब हम बातचीत करें तो आपके पिताजी बड़े प्राउडली बोल रहे थे कि कई सारे पैशन है मेरे बेटे के, सिर्फ वो लेखक नहीं है, एक कवि नहीं है, एंकर नहीं है, और भी बहुत सारे आप शौक़ रखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपने कहाँ से जर्नी शुरू करी और पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया, मैं आज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता अगर पेरेंट्स नहीं होते। तो मतलब ये बात ऑब्वियस है, लेकिन मुझे आज भी याद है जब घर पे हम लोग पुरानी फ़ोटो एल्बम निकालते हैं तो वो एक फ़ोटो आती है जहाँ पे मैं बहुत छोटा हूँ और पापा मुझे तैयार कर रहे हैं और अलग अलग फैशन वॉक्स पे लेके जा रहे हैं। तो बचपन से स्टेज नहीं छूटा मेरा, स्टेज पे मैं बचपन से ही था, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो प्रोत्साहन मिलता रहा। और वो सिर्फ पेरेंट्स की वजह से मिला, क्योंकि बच्चा तो अपने से कुछ करता नहीं है। आगे बढ़ता गया मैं। फिर मुझे याद है 3rd स्टैंडर्ड में जब मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने वो शी यूज्ड टू मोटिवेट अस अ लॉट टू टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज वी वर फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी कोर्ट स्कूल। तो वहाँ पे बहुत चलता था कि इंग्लिश में बात करनी है। तो क्योंकि इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी, तो मेरी लाइब्रेरी टीचर जो थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड राइट वॉट यू थिंक एंड देन यू शुड प्रोसीड विद इट। राइटिंग वहाँ से शुरू हुई मेरी, मतलब एक्चुअली में अगर इनिशियल्स देखें तो राइटिंग वहाँ से शुरू हुई। हम लोग पास्ट पीरियड्स में लिखते थे, वो चलता गया। 8th स्टैंडर्ड में मैंने सबसे पहली अपनी बहुत कच्ची कविता लिखी थी। मतलब वो क्या थी कोई नहीं जानता, कविता थी, लोग क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन वो थी। और 3rd स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के बीच में जितना प्रोत्साहन मिला वो सिर्फ पेरेंट्स की वजह से मिला। पेरेंट्स, टीचर्स, इनके बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल, पहले हम इस स्क्रीन पे भी लगातार दिखा रहे हैं, कुछ पिक्चर्स हम लोग लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अभी दर्शक भी देख रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, किस तरीके की पिक्चर है ये, क्या मोटिव था इस पिक्चर को लेने का? ये पिछले ही साल की बात है, दिसंबर की, और जाड़े का मौसम था और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। और कभी कभी ऐसा लगता है मोटिवेशन कहीं से तो भी आती है, मतलब आपको पता नहीं होता कि क्या है कैसा है, बट एज अ राइटर और जस्ट एज अ क्रिएटिव पर्सन आपको एक कहानी दिखती है हर चीज़ में, हर चीज़ में, छोटी बड़ी। तो मैं वहाँ पे बैठा था और मैं यही सोच रहा था, क्योंकि दिसंबर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी,
क्योंकि ये था तो मुझे लगा कि दोनों कहीं ना कहीं से सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिनोनिम हैं, एक दूसरे को जेस्चर दे रहे हैं, मेटाफर हैं एक दूसरे का। इसलिए मैंने वो फ़ोटो खींची थी जहाँ पे एक तबका जलता है और दूसरा उसकी ताप में अपने हाथ सेकता है। अच्छा, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, जाड़ा, है ना? आम तौर पे इस जनरेशन के जो लोग होते हैं उस जाड़े का मतलब समझते नहीं है, पर एक लेखक जो होता है उसकी जो लेखनी होती है वो शायद हर शब्द को छूकर उसके मतलब को जानकर ही निकलती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मुझे जो समझ में आती है कि जब हम लेखनी करते हैं तो इन शब्दों से भी रूबरू हो जाते हैं, जैसे कि आपने जाड़े का शब्द किया, जी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ पिक्चर्स भी हम दिखाएंगे आपके जो स्क्रीन पे लगातार, जिसमें कि हम ये जानना भी चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इन फ़ोटोज़ को लिया और क्या पर्पस था उन फ़ोटोज़ को लेने का। तो वैसे आपने जब शुरुआत करी थी, तो जिसे हम यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ये शहर की प्रसिद्ध हाँ जी। मस्जिद है, मोती मस्जिद। हाँ जी। और वहाँ पे इज्तिमा के समय जो है नमाज अता होती है। तो उस समय एक पब्लिक को ये बताने का है कि उसकी जो भोपाल की खूबसूरती है, उसके मेहराब, उसका जो कल्चर जो है, भोपाल का कल्चर जो है, हम उसको प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, उसको दिखाना चाह रहे थे, जो एक प्रॉपर। और ये अवार्ड विनिंग पिक्चर है, मेरे को इस जी। पे अवार्ड भी मिला था। अरे वाह, बहुत ही जी। खूबसूरत ये पिक्चर हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, और भी हम पिक्चर्स दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि हर पिक्चर जी। एक मैसेज देता है। जैसे आपने बोला कि एक हज़ारों जो शब्द होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, ये शब्द को पूरा ये पिक्चर भी करती हुई नज़र आती है। तो इसके बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ, कब की ली गई ये पिक्चर है? ये 2004 की बहुत पिक्चर है ये। जी। और ये जो शबनम जो होता है, शबनम का कतरा, जो बारिश की बूंदें जो गिरती है, उसका कतरा जो किस तरह से उसको सजेजना होता है, और वो बहुत ही माने एक खूबसूरत पिक्चर जो बनता है उसका, उसको शो करने के लिए है। बिल्कुल सतीश जी, थोड़ा सा मैं अलग आउट ऑफ ट्रैक जाके भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप पिता पुत्र की जोड़ी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो आम तौर पे आप दोनों का कैसा रहा, एक दूसरे के साथ में समन्वय कैसा रहा, एक दूसरे को साथ में लेके कैसे चले? क्योंकि एक जनरेशन गैप तो हम हमेशा देखते आ रहे हैं, और जी, जी। अब जो जनरेशन गैप हो रहा है वो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और देखते भी हैं। आप दोनों ने कैसे तालमेल बिठाया? नहीं, आपने भी कहा था कि अगर बेटा बड़ा होने लगता है, पिता की जूते अगर बेटे के पैर में आ जाए तो उसको उसको बेटा नहीं, उसको दोस्त समझना चाहिए। और मेरा पहले से ही ये रहा है कि पहल को मैं हमेशा छोटी से छोटी जानकारी जो है उपलब्ध कराता हूँ उनको। कोई अगर उसको पूछना होता है, उसको कुछ स्क्रीन जानकारी पर भी लेना हम होती देख है। रहे हैं वो जर्नी, हम ज़रूर जी, जानेंगे जी। क्या आपका रहा तो समय। उनको स्क्रीन पर अभी जो पिक्चर हम देख रहे हैं, जी, बहुत ही खूबसूरत सी ये पिक्चर है, 3 बर्ड्स दिख रही हैं। जी। एक इसके बारे में भी थोड़ा एज सा ए डिटेल। फैमिली जो है, जो अपन बात कर रहे हैं कि परिवार को किस तरह से अच्छा, ये जो फैमिली ये को फैमिली रिप्रेजेंट पिक्चर कर जो रही है, है। ये एक बर्ड जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से उसको खाना खिला रही है, वो उसको वो पिक्चर कैच किया था उसको। ओके ओके, जी। जो आप अभी भी बता रहे हैं, जी। पहल मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपके फादर ने कहा कि एक बेटे को मैंने दोस्त समझ के और हर चीज़ में आगे करने की कोशिश की थी, तो क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके और उनके जो विचार थे वो डगमगाए, अलग अलग गए? तो उसमें आपके क्या रिएक्शंस रहते थे? और कुछ कविता की लाइनें भी हम सुनना चाहेंगे, पंक्तियाँ भी आपसे। बिल्कुल। पहले सवाल का उत्तर पहले दे देते हैं। बहुत बार हुआ, अभी भी होता है। और मतलब ये तो तब की बात हो रही है ना जब हम ये कहते हैं कि जब बेटे के पैर पिता के जूते में आने लगते हैं। उसके पहले का क्या? तब तो पिता और बेटा तो एक मतलब एक मेंटोर, एक शिक्षक और एक छात्र है। जो शिक्षक बताएगा वो मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानोगे तो डांट पड़ेगी। तो वैसा रिश्ता था। लेकिन कभी भी ऐसा मतलब ये सब कहानियाँ जो हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, उसके पहले की, जितना पूरा ये एक्सपीरियंस है इन 40 ईयर्स का, ये सब मैंने बचपन से सुना। राइट। और ये सुनते सुनते ही मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा अगर हो जाए ना, ऐसा अगर हो जाए। सो अ बीकन ऑफ मोटिवेशन, आई कंसिडर माई फादर दैट। अरे वाह, वेरी लाइक नाइस। सही में तो वो पहले था। और हाँ बिल्कुल, बहुत बार मतभेद हुए। जैसे फॉर एन इंस्टेंस मेरा पहले से ही क्रिएटिव इंक्लिनेशन ज़्यादा था, कला की तरफ रुझान ज़्यादा था। लेकिन क्योंकि हम एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में रहते हैं, तो एक डिग्री होना तो ज़रूरी है। तो मुझे पीसीएम नहीं लेना था, लेकिन
PCM लेना ज़रूरी था। और इस छोटे से डिसीजन में जो हर घर में होता होगा, उसी में बहुत मतभेद हुए। हर बार ऐसा होता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि कोई भी माता, कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगा। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली, क्योंकि वाकई एक माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे के लिए कभी, जैसे ईश्वर हम सब बच्चों के लिए गलत नहीं कर सकता है, वैसे ही माता पिता हम सब के लिए, क्योंकि वो भी ईश्वर है हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए करते हैं, सारा जीवन समर्पित करते हैं, तो वो हमारे लिए गलत नहीं कर सकते। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। कविता की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो कौन सी कविता आप सुनाने वाले हैं अभी? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो आज के समय में जनरेशन गैप बहुत आने लगा है। जनरेशन गैप कम करने का जो मुझे लगता है सबसे आसान और सबसे सरल माध्यम है बातचीत करना। करेक्ट। अपने शब्दों को या तो किताबों में लिख देना या तो ज़बानी बोल देना। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें कि हमारे हालात कैसे हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं। तो उसी सोच पे मैंने एक कविता लिखी थी छोटी सी। बिल्कुल। उसका शीर्षक सोचो। सोचो कि है सीने में जो वो ख्वाब सारे जल ना जाएं। सोचो कि है सीने में जो वो ख्वाब सारे जल ना जाएं। वो आँच की आगोश है नौशाद रूह के कब्र सी। जो धड़कनों में बांध ली है तुमने अपनी चिट्ठियाँ। वो हर्फ काली रात में खामोश घुट के मर ना जाएं। सोचो कि है सीने में जो वो ख्वाब सारे जल ना जाएं। वाओ, सो ब्यूटीफुल लाइंस जो आपने खुद ने लिखी हैं। जी। बहुत अच्छी बात है कि जब हम इस लेवल पर, जैसे कि यहाँ पे पहल भी बोल रहे हैं कि संवाद करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले सोचना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने सोचा और उसके बारे में लिखा और उसको ज़्यादा एनालिसिस कर पाए आप, वो ही शायद यहाँ पे जो जुगलबंदी हम देख पा रहे हैं एक पिता पुत्र की इतनी अच्छी सी, वो शायद इसी के ही परिणाम हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सतीश जी, मैं अगर आपसे बात करूं, और भी मैं फ़ोटोग्राफ़ी देख चाहूँगी कि हम दर्शकों को दिखाएं स्क्रीन पर। इतनी खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ी है आपकी, तो हम स्क्रीन पे कुछ और फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और उनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो भी हम दिखा रहे हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ये तो वाकई में असल में क्या है कि कालूखेड़ी गांव है यहाँ पे नीलवड़ के पास में। तो वहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि एक भालू जो है वो हमला कर रहा है ग्रामीणों पे। तो फॉरेस्ट की टीम वहाँ गई हुई थी और हमको भी सूचना मिली। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो एज ए इत्तेफाक से वो जो सीन हम मेरे सामने आता है कि फॉरेस्ट गार्ड जो है उस भालू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो फॉरेस्ट गार्ड जो दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे भालू उसके हमला करने के लिए, उसे मैंने ये कैच किया। और इत्तेफाक से वो घटना इतनी वो थी कि गार्ड तो निकल गया लेकिन वो भालू सीधे हमारे ऊपर हमला कर दिया। मैं अगला प्रश्न यही करने वाली थी कि आपने फोटोग्राफी तो ली, चित्रण यहाँ पे ऐसा किया कि एक भालू जो है गार्ड को कर रहा है, लेकिन क्या वो आपको डर नहीं था कि आपको अटैक कर सकता है? नहीं, वो अटैक तो कर ही दिया था, लेकिन क्या है कि वो जो वैन जो थी फॉरेस्ट गार्ड की, तो उस वैन के पीछे हम दौड़ते रहे तो वो राउंड राउंड उसको चक्कर लगाता रहा और उस कारण हम बच गए, नहीं तो वो हमला कर चुका होता। बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप जी भोपाल से जुड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। हाँ, तपस्या जी एंड एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। आपका दर्शन दुर्लभ हो गया, काफी लंबे समय बाद देख रहे हैं आपको। मैं सतीश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना तो सभी जानते हैं या हो जाते हैं, लेकिन सफल पिता बनने के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पास हैं। और पहल, आप एक सफल पुत्र बनने के लिए बहुत बहुत बधाई के पास हैं। सतीश जी, आप अपवाद हैं आज के समय के हिसाब से। थैंक यू। आज पूरे प्रोग्राम्स में आपसे हम लगातार टिप चाहेंगे उन पेरेंट के लिए या फादर के लिए कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल फादर। आप ये टिप्स देते रहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस पूरे 1 बजे तक देते रहिए। और पहल भाई, आप ये बताइए कि एक सफल पुत्र, सफल व्यवसायी के लिए आप बधाई के पास हैं, लेकिन सफल पुत्र आप कैसे बने? आपने अपने पिता में वो कौन सी खूबियां देखी जिससे कि आपको अपने प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली? ये लगातार आपको पूरे 1 बजे तक टिप चाहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप साहू जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतना अच्छा आपने प्रश्न किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर यहाँ पे हम वही चाह रहे हैं, यही दर्शाना चाहते हैं कि एक
पिता पुत्र अगर साथ में होता है तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ जो भी हम जिसमें लगाते हैं ना, असंभव है। मुझे लगता है कि अगर पिता पुत्र साथ है तो असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है। और जिस तरीके से आप लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है हर पेरेंट्स के लिए। और जैसे कि वो टिप्स की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि एक अच्छा पुत्र बनने के लिए क्या कुछ ज़रूरी होता है जो आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन में नहीं है। यूथ को क्या बोलेंगे आप? कनेक्ट नहीं है। बहुत सीधी, बहुत सरल बात है, हम बात करना भूल चुके हैं। हाँ, हम बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कनेक्शन और कॉन्वर्जेसन दोनों में बहुत फ़र्क है। कॉन्वर्जेसन हम एक दूसरे से कर सकते हैं कि खाना खाया कि नहीं, बात हुई कि नहीं, स्कूल कैसा गया, लेकिन कनेक्शन बिठाना, आप चाहे लड़ें, आप चाहे मीठे बोल बोलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस घर की चार दीवारी में बैठे हैं तो अपने माता पिता की बात सुनना और उनके साथ रहना, उनके साथ आप शांत ही रहे लेकिन उनके साथ रहना, वहाँ मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें बिल्कुल बताएं कि हुआ क्या, और अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि एक बात मैं एज अ सन श्योरिटी से कह सकता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई बात रखे हों और आपके माता पिता उस चीज़ को समझे ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। वो समझते हैं लेकिन वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए शायद आपको रोक देते हैं। आपने कुछ गाने भी लिखे हैं? जी, मैं जानना चाहूँगी वो कौन से गाने, और हम चाहेंगे कि उसके कुछ पंक्तियाँ अगर आप गुनगुना सकें अभी। मैम मैं गा कविताएं? नहीं सकता। कोई बात नहीं, जो भी लेकिन आपने लिखा है उसकी कुछ पंक्तियाँ अगर आप पढ़ के भी सुना देंगे तो मुझे लगता है कि जो सभी लोग हमको देख रहे हैं, उनको जो हम जुगलबंदी की बात कर रहे हैं, वो उनको लगेगा कि वाकई सार्थक होता हुआ नज़र आ रहा है। एक सफ़ीना लिखा था मैंने, जी बहुत पहले लिखा था। इसकी मैं कुछ चंद लाइनें बिल्कुल पढ़ूंगा। बिल्कुल, पेश कीजिए। है काश के कुल्फ में बंद हवाएं, न रोशन जहां है न मुड़ती घटाएं, न आँखों में आंसू लबों पे हसीना, है कैसी कहानी ये कैसा सफीना, जो टूटे ये अरमां है गहरी फिजाएं, क्यों दर दर भटकती है मेरी दुआएं, ना ऊपर है अंबर है नीचे ज़मीना, यूं बीता है हर पल यूं बीता महीना। वाह, बहुत खूबसूरत। आपने कहा गा नहीं सकते, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट गायकी नहीं हो सकती है इन पंक्तियों के लिए। और जैसे कि आपने यहाँ पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, पहले उर्दू, इससे पहले जी। जाड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सारे शब्दों का उसमें समावेश कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से आप बता रहे हैं। यहाँ पे सतीश जी, मैं आपकी फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में और जानना चाहती हूँ कि कुछ और फोटोग्राफ्स हैं जो हम दिखाना चाहेंगे, जो हम हमेशा लगातार न्यूज़पेपर में देखते आए हैं, पर कई बार हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं कि इसके पीछे क्या एफ़र्ट्स होते हैं और वो कहाँ से ली गई होती हैं। लेकिन आज ये मौका है जब हम उन सभी चीज़ों पर नज़र डालना चाहते हैं। सतीश जी जिस तरीके से लगातार 35 सालों से काम कर रहे हैं, हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पर बहुत सी चीज़ों को हम सिर्फ नज़रअंदाज कर देते हैं या हम नहीं देखते। यहाँ पर हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स और दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ हम जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटो कैसे ली है ये तो आप ही जाने। ये कान्हा नेशनल पार्क का है जी, और ये दो ब्यूटीफुल। उसका है मोर का पिक्चर ये है। कहाँ का है ये कान्हा नेशनल पार्क। ओके जी, जी, बहुत ही ये खूबसूरत। जितने भी आप पिक्स देख रहे हैं मेरा, हाँ। ये भोपाल लेक ये का तो पिक्चर भोपाल, है। हाँ। और इसकी खूबी इस पिक्चर की ये है कि एक भोपाल में क्या होता है कि फिशिंग की एक परंपरा है कि शौक जो है, फिशिंग करते जी। हैं। तो अपने यहाँ जो क्रूज है वहाँ क्रूज निकल रहा था, हाँ। और फिशिंग वाला, तो उसमें ऐसा लगता है कि वो फिश की जगह हाँ, वो क्रूज को Yes, yes, yes. लटकाया हुआ खींच रहा है हाँ, उसको हाँ, लेके ऐसा। बहुत ही खूबसूरत। जी। यहाँ पे हम राजा भोज की पिक्चर भी हमारे वीआईपी रोड से गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जी। जब हम भोपाल में उस रोड से पास होते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सी पिक्चर हमने आपको दिखाई। ये सब अवार्ड विनिंग पिक्चर्स हैं, जी, जी, मेरे बिल्कुल। जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं। बिल्कुल। हम पहल आपसे
कोई कविता अगर और आप सुनाना चाहें, कोई पंक्तियां हो आप जी साझा करना चाहें हम सबके हाँ। साथ। अभी कुछ समय पहले, क्योंकि हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, एक रिश्ता मुझे ऐसा लगता है बहुत अहम है, वो है खुद से खुद का रिश्ता, और ख़ासकर जब आप स्टूडेंट हो या जब आप जवान हो, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहाँ जहाँ की 60% पॉपुलेशन यंग है। जी 60%, और आगे चल के इंडिया विल बी दी मोस्ट यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। यस उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम युवाओं को प्रोत्साहन दें और युवाओं को उनकी अहमियत बताएं। कुछ दिन पहले ABVP कॉन्क्लेव हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मैंने बाकी अपने सहपाठी छात्रों के लिए एक कविता लिखी थी, तो अगर इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल वो बिल्कुल पेश कीजिए। सुनाना चाहता हूँ। और ये सभी के लिए है, जितने यहाँ पे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, सब के लिए। जी तुम अर्थ हो अजय का, तुम अर्थ हो अजय का, अमर जो पथ विजय का, वही तुम्हारी राह है, तुम आग हो बढ़े चलो, तुम आग हो बढ़े चलो। तुम शूर वीर बुद्धिमान, तुम्ही से सारा अर्थ ज्ञान, ये एक बात जान लो, ये एक बात ठान लो, कि तुमसे ही समाज है, तुम ही में सारा आज है। जो हो गया सो हो गया, अब तुम पे सबकी आँख है। ये एक बात जान लो, ये एक बात ठान लो, ये ठान लो जो हो सवेरा, तुमसे निकली आँच हो, तुम आग हो बढ़े चलो, तुम आग हो बढ़े चलो। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपने यहाँ पंक्तियाँ लिखी, और उन चंद पंक्तियों में जो मैसेज आपने दिया है, मुझे लगता है कि पूरा जीवन जीने के बाद भी हम इतना अनुभव नहीं ले पाते हैं कई बार। और ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपने इतना सा कुछ यहाँ पे बयां कर दिया। आपने नाटक भी लिखा था, नाटक का जी। वहाँ पे प्ले भी किया हुआ जी। है उसका, वो भी मैं जानना चाहती हूँ कि किस थीम पे था। बहुत संदर्भ में चाहूँगी हाँ क्योंकि बिल्कुल समय की बिल्कुल कमी है। बिल्कुल। सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारे नाटक थे जो मैंने लिखे थे, और आगे भी लिखता रहूँगा, लेकिन जो उनमें सबसे सबसे पसंदीदा, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, वो नाटक था, दैट वाज अ म्यूजिकल प्ले दैट आई रोट कम्प्लीटली इन हिंदी, और वो इंडिपेंडेंस को लेकर था, एंड इट वाज अ मेटाफोरिकल स्टोरी टेलिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, हाँ हाँ how Britishers came as businessmen, came as traders, and how they established their rule among Indians. और उसके मेटाफर में था कि एक बंदर है और वो अपनी बंदरिया के लिए झुमके लेने जाता है, और वो बाजार में देखता है कि कैसे एक बड़ा व्यापारी एक छोटे व्यापारी को दबा रहा है। ओके, सो दैट वाज अ मेटाफोरिकल प्ले दैट आई रोट, और वो Wow. मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम आखिरी मैसेज सतीश जी आपसे जानना चाहेंगे, एक मैसेज जो आप देना चाहें हमारे तमाम दर्शकों को, बेसिकली पिता पुत्र की उस पर बहुत शॉर्ट में एक लाइन में मैं चाहूँगी। हमारे दर्शक ने, सोनी जी है, उन्होंने सवाल किया था कि पिता पुत्र के रिश्ते कैसे होने चाहिए। तो रिश्ते ऐसे, बेटा तो है, एक फ्रेंड भी होना चाहिए। जैसे हम कभी भी जब भी ये कॉलेज से आता है तो हम उससे पूछते ज़रूर हैं कि बेटा आज तुमने क्या किया, जी। कहाँ गलती की, कहाँ जी। अच्छा किया, कहाँ आपको यहाँ कौन सा काम क्या करना बिल्कुल। चाहिए। इसके बारे में हमेशा जो है बातचीत करते रहते हैं। कहीं घूमना है, फिरना है, साथ में फ्रेंडशिप जैसे जो माहौल होता है बिल्कुल हम वैसे रखते बिल्कुल, हैं उसको। संवाद बहुत ज़रूरी जी। है जैसा कि आपने और बोला। उसकी बिल्कुल, पसंद नापसंद का ख्याल पूरा रखते हैं। संवाद होगा तो पसंद नापसंद की जी। बात भी वहाँ आई जाती है। और यहाँ पे हमारे बीच में पिता पुत्र की जोड़ी, बहुत ही खास जोड़ी आज हमारे बीच में थी। सतीश टेवरे जी थे और इसी के साथ में पहल टेवरे जी थे। आप दोनों समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लेकिन दर्शकों, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो समय हो गया है वो हो गया है पर्यटन का। और जावंत की गुफाएं जो हैं बहुत खास है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हम लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है वहाँ। आज डिंडोरी अपने दर्जन भर से अधिक पर्यटन स्थल के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई जामवंत गुफा से, जो प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडोरी के मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था। जहां उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने कृष्ण को स्यंतक मणि तो भेंट की,
साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिल धारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडौरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेव सफॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारो पानी अभयारण्य। डिंडौरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारो पानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का तो दर्शकों, पर्यटन में हमने जैवंत की गुफाएं आपको घुमाई और इसी के साथ में अभी हम वापस से आ गए हैं उन लोगों से मिलाने के लिए जो बहुत खास हैं आज हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले हमने एक जोड़ी दिखाई थी पिता और पुत्र की, लेकिन अभी वापस से पिता, पुत्र और बेटी, ये जो जोड़ी है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ख़ास है। उनके बारे में मैं थोड़ा ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ में सिद्धि सोनी है, जो कि नेशनल अवॉर्डी है माउथ ऑर्गन और एथलीट में भी, और इसी के साथ में उनके बारे में थोड़ा और बताऊँ। मैं चाहूँगी कि वो कुछ प्ले करें ताकि मेरे बताने से ज़्यादा उनकी जो यहाँ पे आर्ट है उनका, वो खुद ही सब कुछ बता दे। जी
देखा दर्शकों, कलाकार बोलते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं, और वही बात होती है कि जो कुछ भी वो करते हैं वो खुद ब खुद दिखता है। इनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ में सिद्धि थी, जो कि नेशनल अवॉर्डी हैं माउथ ऑर्गन में और एथलीट में भी। अब हम मुलाकात कराते हैं फिर से पिता पुत्र की जोड़ी से। हमारे बीच हैं डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी जी, और इसी के साथ में हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सोनी जी। आप दोनों ही माउथ ऑर्गन प्ले करते हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत तो कमाल की करी आप तीनों ने, और ये जो जुगलबंदी की हम बात कर रहे हैं, यही आज हमारे पूरे प्रोग्राम का थीम है, जिसमें पिता का जो संबंध है अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से होता है, वो एक दूसरे के साथ में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में ही हम दर्शा रहे थे। डॉक्टर सुरेश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने माउथ ऑर्गन प्ले कब से शुरुआत करी थी? जब मैं 12th क्लास में था, तो उस समय जैसा कि हर घर में लगभग एक खिलौने के रूप में माउथ ऑर्गन सबके यहाँ रहता है, वैसे मेरे पास भी था। पर मैं काफ़ी उसको फूंकता रहता था, तो एक दिन एक लाइन निकल आई। अच्छा। उस दिन से एक शुरुआत हुई, मेरे को मोटिवेशन मिला, और फिर वो उस समय मैं पीईटी की तैयारी कर रहा था। जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, तो घर से भी मेरे को ये हो गया कि भैया आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ें। फिर मैंने इसमें काफ़ी सर्च किया और इसमें मैंने काफ़ी एक्सेल किया। और एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात ये होती है कि उसके इस पैशन को उसके बच्चों ने फॉलो किया। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात आपने बोली है कि बोलते हैं ना कि हमारा जो व्यापार होता है, पिता का व्यापार जब बच्चे आगे लेके जाते हैं तो गर्व होता है। वैसे ही अगर मैं कला की बात करती हूँ, जो पैशन था पिता का, वो बेटी ने आगे लेकर गए और नाम रोशन कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब, जैसे कि आपके पिताजी ने कहा घर में खिलौने के तौर पे था, फिर वो प्ले करने लगे, जब आप देखते थे तो आपको क्या लगता था कि ऐसे ही है कर रहे हैं फादर, कि इसको मुझे भी आगे लेके जाना चाहिए? एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब मैं 3 या 4 साल का था, तो पापा के जब ऑफिस जाया करते थे तो उनका मैं चुरा के बजाया करता था, सिंपल। अब एक बार उन्होंने मुझे देख लिया, फिर उन्होंने मुझे वहाँ से सिखाना चालू करा, सारे गामा बाजाने से उन्होंने सिखाया था। उसके बाद से एक गाना उन्होंने सिखाया, उसके बाद खुद ही मैंने पिक कर लिया था अपने आप ही। तो मतलब काफ़ी मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था उस टाइम पे कि बचपन में कि हाँ भाई कुछ नया सीखने को मुझे मिला, एंड पापा भी काफ़ी खुश थे उस टाइम पे कि हाँ कुछ इसको नया आया। तो माउथ ऑर्गन के साथ में गिटार का जो आपने किया, वो कहते हैं ना एक कदम आगे ही निकलते हैं बच्चे, हाँ। तो वो आपने उसको ऐड ऑन कर लिया है। तो कुछ सुनना चाहेंगे हम सब, हमारे तमाम दर्शक भी। आप क्या सुनाना चाहते हैं? एक पुराना ही गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम अरे वाह, करेगा। बहुत खूब। आज तो ठीक है। बिल्कुल फादर्स डे जैसा मुझे फील आ रहा है जिस तरीके से। यहाँ पे सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपके पिताजी ने भी कहा कि जब उन्होंने शुरुआत करी थी
तो ये था कि इंजीनियरिंग कर लें, इनके पिताजी का था यानी कि आपके दादा दादी का ये रहा होगा कि वो इंजीनियरिंग कर लें फिर चाहें आप जो करें। जब आपने अपनी प्रतिभा दिखाई, आपको सिखाना शुरू किया आपके पिताजी ने, तो क्या ऐसा था कि नहीं आप भी कुछ कर लें, साथ में माउथ ऑर्गन तो बजता रहेगा, ऐसा कुछ था या नहीं आपको जो ठीक लगे? ये नॉर्मली था, मतलब ये इसको माउथ ऑर्गन का सिर्फ मैंने ऐसा शौक ही रखा। ओके। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि इसको प्रोफेशन बनाना है। मतलब ये म्यूज़िक मेरे लिए सिर्फ एक स्ट्रेस बस्टर है, एज पर सिचुएशन करंट जो हो रही है, तो स्ट्रेस बस्टर के इसको रखा, मैंने उस तरह ही रखा। आप अपने आप में फिर क्या अलग महसूस करते हैं? जैसे आपके और भी फ्रेंड्स होंगे, शायद वो किसी भी आर्ट को नहीं ऑप्ट करते होंगे, अपने काम में ही ज़्यादा समय देते होंगे। आपने बोला कि आप इन तरीके की चीज़ों को आप ऑप्ट करते हैं, तो आप अपने आप में और उनमें कहाँ डिफरेंस देखते हैं? थोड़ा यूनिक फील करता हूँ अपने आप में जब एक ग्रुप के बीच में होता हूँ, बस ये पॉजिटिव लगता है मुझे। एंड वैसे भी गिटार माउथ ऑर्गन एक अपने आप में यूनिक चीज़ है, मतलब इंडिया में सिर्फ 3 या 4 लोग ही इसको बजा पाते हैं। इंडिया में सिर्फ 3 3 या या 4 4 लोग। लोग ही हैं जो इसको बजा पाते हैं, बाकी फ़ॉरेन में इसका कल्चर बहुत है। एक फ़ॉरेन में माउथ ऑर्गन को गिटार के साथ ही प्ले करा जाता है, तो वहाँ से मोटिवेट होके ये मैंने चालू करा जब मैं 8th या 9th के आसपास, उस टाइम उस ड्यूरेशन में। बिल्कुल। सुरेश जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि बताया कि इंडिया में 3 से 4 लोग ही हैं जो प्ले करते हैं, जिसमें 3 तो हमारे सामने ही हैं और इसके अलावा जो बचे हैं वो बहुत कम हो जाते होंगे। तो जिस तरीके से आपने इन लोगों को ट्रेन किया, तो क्या ऐसा रहा कि किसी ने भी आपके घर में, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने कहा हो कि क्या पापा आप ये क्या इसमें डाल रहे हैं, तो आपका क्या विजन था उस समय कि शौकिया तौर पे इनको डालना था या कुछ और भी प्लानिंग्स थे? मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा कि हारमोनिका विथ गिटार ये इंडिया में 3-4 अच्छा, लोग ये बजाते कॉम्बिनेशन हैं। अदरवाइज 3-4 का है। माउथ ऑर्गन अब काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है ओके। और लगभग इंडिया में 300 के आसपास लोग बजाते हैं, अब्रॉड बजाते हैं। तो ये हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि पिछले 10 सालों से हम लोग ऑल ओवर इंडिया के लोग यूनाइट हो गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, फेसबुक ग्रुप बना लिया है, और इंडिया के लोग प्लस इंडिया के बाहर भी जो बजाते हैं वो सब हम लोग कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से पूरे अब जितने भी इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा विज़न था कि भाई एज ए हॉबी आप लोग इसको अडॉप्ट करें, और दोनों हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप कोई भी काम करते हैं और यदि आपके साथ में एक हॉबी है तो उस आपके काम में ये एफिशिएंसी आपकी ओर बढ़ाएगी। तो ये लोग भी ये फील करते हैं कि, और हम लोग चूँकि तीनों ये बजाते हैं तो जब भी मौका मिलता है घर में तो एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जैसे एक्सपेरिमेंट की बात करी है, जी तो आपने क्या एक्सपेरिमेंट में नया निकाला है जी वो भी हम जानना चाहेंगे, और इसके अलावा आप क्या प्ले करना चाहते हैं हम लोगों के लिए? जी एक्सपेरिमेंट में ये था कि जैसे सिद्धार्थ को हमने ये कहा कि माउथ ऑर्गन तो हमसे तुमने सीखा, तुम अपना कुछ करके दिखाओ। तो इन्होंने गिटार को उसमें ऐड किया और अभी ये काफ़ी अच्छा विथ गिटार के साथ बजाते हैं। और तो एक ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ जो हम नहीं कर पाए, पर इन्होंने इसको चीज़ को आगे बढ़ाया। और मैं एक गाना विथ ट्रैक बजाना चाहता हूँ जो नया गाना है, मेरे रस के कमर। जी बिल्कुल, लेटेस्ट सॉन्ग है जी। ये और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। आज पहली बार माउथ ऑर्गन पे इसको हम सुनेंगे, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी कला जो होता है वो अपने आप में आगे लेकर आता है। जी आइए देख सुनते हैं यहाँ पे हम।
वाह, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे हमने पहली बार माउथ ऑर्गन पे इस सॉन्ग को सुना है और बहुत ही अद्भुत हम सबके लिए है। सिद्धार्थ, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप जब रिहर्सल करते हैं तो कितना समय देते हैं आप? मेरे लिए दिन का 1 घंटे पर्याप्त लगता है कि दोनों साथ में बजाने में। जी। 1 घंटे दिन का पर्याप्त अभी रहता क्या है। और कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, एक गाना उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, काफ़ी पसंदीदा गाना है मेरा। पापा से ही सीखा है मैंने सबसे पहला गाना ये। ओके, तो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब भी हुआ ये गाना। हाँ। वाह, बहुत खूबसूरत। सुरेश जी, बचपन में पिता के नाम से बेटे को जाना जाता है, पर एक समय आता है जब बेटे के नाम से पिता को जानने लगते हैं तो उससे ज़्यादा गर्व की कोई बात नहीं होती है। और जिस तरीके से आज का हमारा पूरा कार्यक्रम जो रहा, पिता पुत्र की जोड़ी पे पूरा रहा, यहाँ पे रहा, तो मैं एक मैसेज जानना चाहूँगी हमारे तमाम दर्शकों के लिए कि आप क्या देना चाहते हैं इस जोड़ी के लिए, जो पिता एक पुत्र का एक अद्भुत रिश्ता होता है उसके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई पिता से मतलब उसका बेटा सीखना चाहता है तो उसमें कोई पिता छुपाता कुछ नहीं है, सारी चीज़ें दे देता है। बिल्कुल, यहाँ पे सुरेश जी थोड़े से इमोशनल हो गए हैं। वाकई ये एक जो समय है उनके लिए इमोशनल कर देने वाला है, क्योंकि वाकई एक पिता के लिए, अपने बच्चे के लिए सब कुछ वो समर्पित करता है और उससे अच्छा गुरु नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला कि वो सब कुछ सिखाता है, कुछ भी नहीं छुपाएगा, लेकिन शायद कहीं आप बाहर जाओ तो कुछ चीज़ें छुपा ली जाएं, तो इतना समर्पण जो होता है वो एक पिता के मन में, पिता के दिल में ही हो सकता है। और यहाँ पे समय निकाल कर हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी जी, सिद्धार्थ सोनी जी आए। आप दोनों को मैं शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और खूब सारी बधाइयाँ दूंगी कि आगे भी आप बहुत रोशन करें नाम अपने पिता का, और इसी तरीके से हमेशा आपके पिताजी इमोशनल होते रहें खुशी से, और यहाँ पे समय निकाल कर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों नमस्कार, एमपी में आज इतना ही, और बहुत ही खास विषय पे आज हमने जो चर्चा करी थी वो थी पिता पुत्र की जोड़ी, और जिस पे हमने बहुत अच्छे से आपको उन लोगों से मिलवाया जो एक उदाहरण पेश करते हैं। और यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए और नए लोगों से मिलवाने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।